हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आइए स्टार्ट करते हैं 29 मई के डेली करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आपके लिए होगा और इसको आंसर करना है आपको। बताइए कि जोस रोमोस होर्टा अभी हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसका उत्तर दूंगा मैं आपको वीडियो के अंत में। और चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा ज़रूर। अगर आपको समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या है तो नीचे कमेंट फटाफट कर दीजिएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। WHO के नए डीजी कौन बन गए हैं? तो पुनः नियुक्ति की गई है टेड्रोस एडानम की। याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से महानिदेशक बन गए हैं टेड्रोस एडानम। और जो उनका कार्यकाल होगा अगला, वही पूरे 5 साल का होगा। बात करें अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, तो स्थापना होती है कब? 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय मिलेगा आपको जिनेवा में। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और WHO में कुल मिला के 194 सदस्य देश हैं। और जो WHO है इसका दक्षिण पूर्वी एशिया का जो मुख्यालय है वो मिलेगा आपको कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो सारे फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को स्टार्ट किया गया है। प्रश्न बनेगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आपको ये बताना है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है। इसका उत्तर आगे मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको उत्तर पता है तो फटाफट नीचे कमेंट करिए। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों के लिए अपशिष्ट से समृद्धि की ओर, ये थीम है, अपशिष्ट से समृद्धि की ओर विषय के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की शुरुआत की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत लॉन्च किया गया है। और ये 3R थियरी पर आधारित है। इसका जो कंसेप्ट है वो 3R है। कौन कौन सा? पहला R का मतलब हो जाएगा रिड्यूस, दूसरे का R का मतलब है रिसाइकल, तीसरा R होगा रीयूज। तो ये 3R थियरी पर बेस्ड होगा, ये याद रखना। और 2022 की थीम वेस्ट टू वेल्थ फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़, ये इसका थीम है, वेस्ट टू वेल्थ फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़। संस्करण इसका रहेगा 8वां। मैंने आपसे पूछा था ना कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं, तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी। ये तस्वीर देखिए और भूलिएगा मत, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट यानी कि कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है? कॉम्बैट एविएटर बन गई हैं भारतीय सेना की पहली लड़ाकू महिला पायलट। तो ये तस्वीर देखिए, और ये कौन है? ये हैं अभिलाषा बराक, जो कि मूलतः कहाँ से रहने वाली हैं? हरियाणा से। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अभिलाषा बराक की, जो कि हरियाणा से हैं। और फिलहाल एविएशन डिपार्टमेंट में महिलाओं को एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ग्राउंड ड्यूटी की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन अब ये पायलट की जिम्मेदारी भी संभालेंगी। आपको याद होगा 2018 में वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर बनी थी अवनी चतुर्वेदी। लड़ाकू विमान उड़ाने वाली वो पहली भारतीय महिला थी। और अगर हम बात करें भारतीय सेना के बारे में, तो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1895 में। और थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? मनोज पांडे हैं। थल सेना के उप प्रमुख बने हैं VS राजू। और थल सेना दिवस जो मनाया जाता है, ये प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो अभिलाषा बराक का नाम याद रखिएगा। ये भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कॉम्बैट एविएटर बन गई हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो पैरा बैडमिंटन आप समझ रहे हैं कि ये जो दिव्यांग होते हैं खिलाड़ी, बैडमिंटन खेलते हैं, उनके लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। बहरीन में आयोजित हुई है और इसमें भारत की टीम ने कुल 23 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण हैं, 3 सिल्वर हैं और 13 जो हैं वो ब्रोंज हैं। ठीक है, हाल ही में कलैग्नरिन अखिल ग्राम एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? नाम याद रखिएगा, कलैग्नरिन अखिल ग्राम एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। और ये हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। देखिए फ्रेंड्स, योजना के तहत तमिलनाडु के किसानों को नारियल के पौधे,
घरेलू खेती होती है उसके पौधे, बागवानी के पौधे, खेती के लिए आवश्यक स्प्रे और सब्जी उद्यान के लिए किट ये प्रदान किए जाएंगे। तो योजना का नाम मैं आपको फिर से बताता हूँ। योजना का नाम है कलैग्नरिन अखिल ग्राम एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम। स्टार्ट किया गया है कहाँ पर? तमिलनाडु में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2022 को किसने जीता है? वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2022 को जीत लिया है ए गोपाल कृष्णन ने। ए गोपाल कृष्णन सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सीएम फ्राई, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट सीएम फ्राई के निदेशक डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन ने कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार को जीता है। वास्तविक अनुसंधान पुरस्कार उन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने कृषि विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। और ये क्वेश्चन होगा कि जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल। तो कोलकाता नगर निगम में पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जारी किया गया है, जो शहर में फूलों और जीवों की किस्मों के साथ साथ इसके भूमि उपयोग और मानव गतिविधियों के विवरण के साथ दस्तावेज को प्रस्तुत करेगा। अच्छा, ये जो जैव विविधता होती है इसका क्या मतलब होता है? देखिए फ्रेंड्स, जैव विविधता मतलब किसी भी निश्चित प्रकृति क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियों की विविधता तथा संख्या को जैव विविधता कहते हैं। एक निश्चित एरिया होगा और उसमें जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं तो उसको जैव विविधता नाम से डिफाइन किया जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही रहेगा, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 को जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है गीतांजलि श्री ने। हालांकि जो पुरस्कार राशि होगी ये 2 लोगों में बांटी जाएगी और ये पुरस्कार हिंदी की मशहूर उपन्यासकार और कवयित्री गीतांजलि श्री का जो उपन्यास है इसका नाम है रेत समाधि। तो रेत समाधि के लिए इनको प्रदान किया गया है। रेत समाधि का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया वो डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया है। डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री। अब ये जो पुरस्कार होगा तो इस पुरस्कार को दोनों में 50-50 यानी कि 50-50% बांटा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी की मशहूर उपन्यासकार और कवयित्री गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि को इस साल के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से। अमेरिका में पढ़ाने वाली और प्रसिद्ध अनुवादक डेजी रॉकवेल ने इस उपन्यास का टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। बुकर कमेटी के सामने इसी अनुदित उपन्यास ने भारतीय मेधा का लोहा मनवाया है और यह पुरस्कार दोनों को यानी कि डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो होता है यह बुकर कंपनी और ब्रिटिश प्रकाशन संघ की ओर से संयुक्त रूप से दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के बाद इस अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसमें जीतने वाली जो महिलाएं होती हैं, विजेताएं जो होती हैं, जो विजेता होते हैं, उनको प्राइज के साथ साथ नकद इनाम भी दिए जाते हैं और पुरस्कार जीतने वाले विजेता को 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। इसको भारतीय रुपए में बदलेंगे तो लगभग आएगा 49,03,222 रुपये के करीब। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार क्या होता है? देखो, ये जो पुरस्कार होते हैं 2 श्रेणियों में आते हैं। एक तो होता है बुकर पुरस्कार, बुकर प्राइज, दूसरा होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो बात करते हैं इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के बारे में। देखो फ्रेंड्स, बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 2005 में। 2015 तक यह पुरस्कार संपूर्ण विश्व में किसी भी भाषा के साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में उनके समग्र योगदान के लिए दिया जाता था। तो याद रखना, 2005 में स्थापना होती है, 2015 तक पूरी दुनिया के किसी भी साहित्यकार को किसी भी भाषा की रचना हो उसके लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता था। लेकिन 2015 तक ये जो पुरस्कार था ये 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता था। 2015 के पश्चात इसे प्रतिवर्ष दिया जाने लगा और यह पुरस्कार अब किसी भी भाषा में रचित किसी विशिष्ट कृति जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो, कंडीशन है। अब ये जो किताब आई है टॉम्ब ऑफ सैंड, ये किताब मूल रूप से लिखी गई थी हिंदी में, लेकिन उसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया। उसके पश्चात ही इंटरनेशनल बुकर अवार्ड इसको मिला है।
तो कोई भी कृति हो किसी भी भाषा में हो, अगर उसका अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हुआ है तो वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए योग्य नहीं मानी जाएगी। इसीलिए लेखक को और अनुवादक को दोनों को ये जो पुरस्कार राशि होती है समान मात्रा में यानी कि 50-50% में बांटी जाती है। तो ये याद रखना आप। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष बन गई हैं लवलीना बोर्गोहेन। आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोर्गोहेन ने क्या जीता था? इन्होंने ब्रोंज जीता था। और ये क्या हैं? ये एक मुक्केबाज हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में बात करें तो ये पूरी दुनिया में जो बॉक्सिंग के खेल होते हैं उसको रेगुलेट करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। मुख्यालय मिलेगा आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष कौन है? उमर नजरोविच क्रेमलेव। उमर नजरोविच क्रेमलेव। भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर किया है? तो ड्रोन महोत्सव अगर देखना है तो आप प्रगति मैदान जा सकते हैं नई दिल्ली में। आपको याद होगा दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2021 में मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर ड्रोन मेला भी आयोजित किया गया था। तो ये भी याद रखना, ग्वालियर ड्रोन मेला ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। और इसमें कई ऐसे जिले थे मध्य प्रदेश के जिन्होंने ग्वालियर ड्रोन मेले में पार्टिसिपेट किया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे प्रश्न किया था कि जोस रोमोस होर्टा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर है पूर्वी तिमोर के। पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ पर है? दिल्ली है। दिल्ली मत कहना, इसको दिल्ली पढ़ते हैं, दिल्ली। और ये हैं जोस रोमोस होर्टा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।